लास्ट टाइम दो बातें की थी. आई टोल्ड यू टू थिंग्स. There are two differences between statics and mechanics of materials. Do you remember? Number one, कुछ याद है? Okay. एक तो ये है कि हम we consider in statics we consider a body as a rigid body, whereas in mechanics of materials we consider it as a deformable body. ये एक difference है, right? Obviously the other things are the same. For example, continuum hypothesis कि एक continuum है when you keep on decreasing your scale. मतलब आपने एक बॉडी को देखा, पूरे के पूरे को देखा, उसके बाद आपने उसमें से एक चंक लिया, अब उसके अंदर से एक चंक ले दिया, आप अंदर जाना शुरू हो गया बॉडी के, छोटे 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 चंक लेने शुरू कर दिए. तो continuum hypothesis says that the body remains homogeneous throughout. रियलिटी ऐसी नहीं है. वैसे रियलिटी में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपका बॉडी जो है उसमें कुछ जगहों पे एटम्स होंगे, कुछ जगहों पे नहीं होंगे, ठीक है ना, वॉइड्स होंगे, इरेगुलरिटी शुरू हो जाएंगी. कंटिन्यूम हाइपोथेसिस कि जितना मर्जी आप एक पॉइंट पे भी चले जाएं तो वो उसकी वही प्रॉपर्टीज हैं जो पूरी की पूरी बॉडी की हैं, तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ, ठीक है ना, वो सारे कुछ कॉमन है. ओवर एंड अबव दैट द डिफरेंस इज इन स्टैटिक्स दिस इज what we consider the body to be. In mechanics of materials it is considered as a deformable body. दूसरा डिफरेंस क्या था, वो इसी से लिंक्ड है. वैसे वो ये है कि स्टैटिक्स में आपको जो इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि आप रिएक्शन से ही निकालते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कट किया एक सेक्शन, वहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है वो इतनी आ रही है टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. दैट फोर्स resultant force is enough for you. Resultants are enough. जैसे फिर वही बार बार एग्जांपल आ रही है, डजेंट मैटर. जब आपने लेट से यहाँ कट किया तो आपने कहा कि इसमें जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो ये हैं और ये, बट दैट्स इट. इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स यू विल बी इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिएक्शंस, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्शन नहीं कहना चाहिए इसको, इंटरनल फोर्सेस कि ये तो आ रहा है, दिस थिंग इज देयर, यस, बट इसके बहुत सारे डिटेल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम ये बात हुई थी, अगर ये एक रिएक्शन फोर्स आ रही है तो इस रिएक्शन फोर्स के तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं. इज इट ऑल इक्वल? जिसका सम आप करें तो ये बन जाएगा, और सेंट्रॉइड में क्योंकि वो इक्वल, क्या ये है, या इधर कुछ लग रही हैं और फिर इधर कुछ लग रही हैं और बीच में कुछ नहीं है. इनका भी अगर आप सम करें तो इट कुड बी दैट द रिएक्शन रिजल्टेंट इज दिस. ये दोनों सेम, मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वैलिड है. एक और हो सकती है बहुत कम, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, फिर कम, फिर कम कम. इसको आप अगर रिजल्टेंट इसका निकाल लें तो हो सकता है ये बनता हो. तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में वील बी इंटरेस्टेड whether it's this one or this one, or it makes all the difference in mechanical. As far as statics is concerned, this does it. इन तीनों के रिजल्टेंट यही हैं. तो स्टैटिक्स में हम यहाँ पे रुक जाते हैं. मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में we are going to go in the details, which brings us to this diagram. Let's say this is a 3D body, but whatever I say about 3D body is also applicable to 2D bodies and 1D bodies. ये एक 3 dimensional, ये जो आलू सा है, you are applying forces F1, F2, F3, F4. These could be F27, F28 तक जा सकते, जितने मर्जी हों. इसमें आप रिएक्शन concentrated forces हैं, but it could be body forces, any forces there. Now you cut a section, जिस तरह यहाँ पे कट किया, ये आपने कट किया यहाँ पे इस सेक्शन पे, यूं कट मारा. तो अब रिएक्शन इन सब को बैलेंस रखने के लिए कुछ रिएक्शन फोर्सेज यहाँ आएंगी ना, बिकॉज F1 और F2 आर सर्टेन फोर्सेज. अगर यहाँ पे कुछ फोर्सेज उसको बैलेंस नहीं करेंगी तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएंगी, चल पड़ेगा किसी तरफ को, वो तो नहीं हो रहा. सो दीज आर बैलेंसिंग दीज. ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर है. जैसे इसकी इक्विवेलेंट मैंने जो बनाई
रियलिटी में ये भी हो सकती है सिचुएशन, ये भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, विच इज एक्चुअली अल्टीमेटली बैलेंसिंग अ सर्टेन फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना? अच्छा, अब स्टैटिक्स में आप क्या करते थे? स्टैटिक्स में हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस में हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हम क्या करते थे, इस सारे को एक मोमेंट कपल और एक फोर्स में कन्वर्ट कर देते, यानी इस सब का रिएक्शन, इस सब का रिजल्टेंट, आई एम सॉरी, रिजल्टेंट इन सब का एक कपल और एक फोर्स, यूजुअली एट द सेंट्रॉइड। वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन टेक दिस रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है कि हम इसको सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन पे लेते हैं। वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में भी दैट assumption, that convention will be followed। हम इसको हमेशा सेंट्रॉइड पे लिया करेंगे, नॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट एट एनी अदर पॉइंट, वी कैन, बट हम क्या करेंगे सेंट्रॉइड पे। उसकी वजह यह है कि आगे हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लोडिंग, नॉट दीज रिएक्शन रिजल्टेंट्स एज सच, बट रूट हमारा यही होगा। हम पहले ऐसे आएंगे, या ये तो स्टैटिक्स है, ये बिल्कुल स्टैटिक्स, फिर सारे उसमें लगेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने लिया, ये नेक्स्ट स्टेप है मैकेनिक्स में, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस देन वी विल कंसीडर दिस। अच्छा, एक बस बात याद रखिए, वो ये कि आई कुड हैव कट दिस इन अनदर वे आल्सो। ये मेरी चॉइस है, ये जो अभी मैंने कट लगाया ना, ये तो एक खास कट था। ये कट कोई कहीं लिखा तो नहीं हुआ कहीं पे कि ऐसे ही कट लगेगा, आर्बिट्रेरी है ना, यू नो, आर्बिट्रेरी, मर्जी, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको कट को ऐसे लगाता, हो सकता था, इसी तरह कट को मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, सो दैट F1, F2 और F3 आर इंक्लूडेड। ठीक है ना, सिर्फ F4 इंक्लूडेड। मैं आपको बना के दिखाता हूं। इट वुड हैव बीन पॉसिबल फॉर मी कि मैं इस बॉडी को ऐसे कट लगाऊं कि इसमें F3 को भी इंक्लूड कर लूं। अभी तो F3 एक्सक्लूड कर दिया था ना, सिर्फ F1 और F2 थे, सिर्फ F4 को हमने बाहर निकाला है। तो जाहिर है यहाँ पे भी कुछ, अब इन तीनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, वो हमें नहीं पता, वो इट विल डिपेंड ऑन द लोडिंग्स, वो हम देखेंगे बाद में। दीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी, ठीक है ना, ये डिफरेंट है ना। वो इसमें F1 और F2 को बैलेंस करना था, इसमें F2 F3, F1 F2 F3 तीनों को बैलेंस करना है। सो दिस लोडिंग विल बी डिफरेंट, और अगर दिस लोडिंग विल बी डिफरेंट, तो जब हम इसको सेंट्रॉइड पे इसका कोई रिएक्शन फोर्स और इसका रिएक्शन कपल लगाएंगे, तो वो भी डिफरेंट होंगे, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है नाउ these two have to balance F2, F1 and F3, not just F1 and F2, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि what the reaction force is, resultant force is, what the resultant couple is, it all depends on the section। अभी मेथड ऑफ सेक्शंस की बात हुई थी, सेक्शन कहाँ पे कट करते हैं, उसके लिए हमें कुछ, हमने कन्वेंशंस बनाई हुई है कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे इजी हो जाता है मामला, वो हम देखेंगे when we talk about the मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। बट ये बस ये ध्यान में रखिएगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कट, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। और रूट हमारा यही होगा, we'll go from this situation, loading situation, to resultants at the centroid, ये हमेशा आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्टैटिक से हो जाएगा, ये आपको अभी भी आता है काम, अभी हम देखेंगे, आज करेंगे, आज भी करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि एक्चुअली हो क्या रहा है जिसकी ये रिएक्शंस रिजल्टेंट्स बन रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी हैं, ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारा यही टॉपिक होगा इसके, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू probably the last topic, and then we are going to do problem or two, and that last topic is जब आपके पास ये रिएक्शन फोर्सेस के रिजल्टेंट्स आ जाते हैं, जब once you have these, यही बनाया ना हमने, फॉर अ सर्टेन कट, सर्टेन लोडिंग सिचुएशन, एक खास कट हमें जो कन्वीनियंट कट कहाँ पे आएगा, आई टेल यू लेटर ऑन, उसकी कुछ कन्वेंशंस हैं हमारे जो विच मेक्स द जॉब इजीएस्ट फॉर अस, वी टेक दैट वन, we'll discuss that. Once you have that, you have at the most one force
and one moment couple, one couple. ठीक है? It could be that in some case you just get the force. It could be that in a certain loading situation you only get a couple, not both. ये हो सकता है. I can demonstrate it right here. Applied moment लग रहा है. ठीक है? इसको मैं let's say I'm interested in this section. ठीक हो गया ना? ये कट किया, इसको आइसोलेट किया, फ्री बॉडी डायग्राम. अगेन एंड अगेन वी गेट दिस वर्ड फ्री बॉडी डायग्राम. इसके बगैर कुछ नहीं होगा. ठीक है? अब इधर इसके सेंट्रॉइड पे हमने मालूम करना है. इसके सेंट्रॉइड पे क्या कोई फोर्स आएगी? नहीं आएगी, कोई फोर्स नहीं आएगी. इसलिए कि फोर्स अगर आ गई तो इधर तो फोर्स है नहीं, तो किस चीज़ को बैलेंस करना फोर्स? इधर तो सिर्फ एक कपल ही आएगा, तो यू डोंट हैव अ फोर्स. सिमिलरली इन अ स्पेशल केस दिस फोर्स, अगेन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस सेक्शन में. आई कट इट लाइक दिस. ये फोर्स लग रही है, तो इसके सेंट्रॉइड पे जो एक फोर्स ही आएगी, या कोई कपल नहीं आएगा. क्योंकि इफ देयर इज अ कपल हियर, तो फिर किस चीज़ को बैलेंस कर रहा है? कपल अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये नहीं है. ओनली फोर्स. सो व्हाट आई एम सेइंग इज it could be just a force, it could be just a moment, it could be both. In some situations it would be both. For example, this situation में obviously you cut it here, you have a force and a couple. But my point is we will always make sure that we take the centroid as the point about which we want, on which we want to have the resultant force, and about which we want to have a couple. ये बात याद रखिएगा. Although there is nothing that stops me from calculating these two things here or here, wherever I can do it. Statics में आपको पता है आराम से मूव कर सकते हैं किसी भी बॉडी, लेकिन हम सेंट्रॉइड पे करें. Okay, now if I have this one, so then usually what pays, what is profitable for us is, for example, अगर हम इसको 3 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दें, इसको y कर लें, इसको x कह लें और इसको z कह लें, राइट? तो it helps for us to, once we have this resultant force and resultant moment, it helps for us to convert this force and moment in 3 components each. इसको हम कह देंगे Fy, इसको हम कह देंगे Fx और इसको हम कह देंगे Fz. सिमिलरली ये जो मोमेंट है, इसको मैं रेड में शो करने लगा हूँ, इसको हम मोमेंट अबाउट y axis, moment about x axis, moment about z axis. हम इनको अलग अलग उसमें कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है? इससे आगे डेवलपमेंट हमारी चलेगी. अभी आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक तो बस यहाँ तक है. इससे आगे डेवलपमेंट, व्हाट वी डू विद Fy, व्हाट वी डू विद Fx, ये हमने बाद में देखना है. ठीक है? बस एक बात ध्यान में रखिएगा, if this is a section and again on the same convention y and z, एक फोर्स ये लगेगी, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, फोर्सेस हैं. तो जो इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेस, इन द प्लेन ऑफ द सेक्शन फोर्सेस हैं, वो कौन सी हैं? Fx और Fy. इनको shear फोर्सेस कहते हैं. और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं. एज द नेम सजेस्ट, नॉर्मल मींस सेक्शन के नॉर्मल, और शियर जो इन द प्लेन होगी, राइट? अच्छा, इसी तरह yes. अगर ये सेक्शन है और वही हमारा कन्वेंशन x y z, और इसमें दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंट्स. mz, मैं भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. ये mx इस डायरेक्शन में नहीं है, ये मोमेंट का वेक्टर है. एक्चुअली मोमेंट का जो कर्ल है वो ऐसे होगा, आपको पता है, राइट? इसको डबल एरो से भी शो करते हैं. मोमेंट को शो हमेशा वेक्टर की तरह करते हैं इन अ सर्टेन डायरेक्शन, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट, वो राइट हैंड थंब रूल याद करें. अब एरो
की तरफ अपना थंब रखें और अपनी जो फिंगर को कर्ल करें, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो एक्चुअली वो उस कर्लिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाला मोमेंट है, लेकिन उसको शो हम हमेशा डायरेक्शन से करते हैं, राइट। अच्छा, इसकी भी हमने कुछ क्लासिफिकेशन रखी हुई है। ये जो इन प्लेन दो हैं mx और my, इनको हम बेंडिंग मोमेंट्स कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट, ये बेंड करते हैं, ये अब आगे चल के आ जाएगा। और ये जो आउट ऑफ प्लेन है इसको हम टॉर्जनल मोमेंट कहते हैं, क्योंकि ये टॉर्जन प्रोड्यूस करता है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीजें आगे आ जाएंगी, बस ये क्लासिफिकेशन याद रखें। इन प्लेन फोर्सेस को शियर फोर्स कहते हैं, आउट ऑफ प्लेन फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इन प्लेन मोमेंट्स को बेंडिंग मोमेंट्स कहते हैं, आउट ऑफ प्लेन मोमेंट को टॉर्जनल मोमेंट कहते हैं। और ये बात भूल जाए कि ये एक्स और वाई और जेड से कोई ताल्लुक है। एक्स वाई जेड मेरे सिस्टम में एक्स और वाई जो है वो इन प्लेन है, तो आप अगर एक्स वाई जेड सिस्टम अपना कोई और बना लें तो इसमें दिस नथिंग, दिस टॉर्जन और बेंडिंग मोमेंट और शियर और नॉर्मल हैज नथिंग टू डू विद एक्स वाई जेड, बस ये बात ध्यान में रखिए, ठीक हो गया। अब हम अपने उस लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके बाद हमने फिर न्यूमेरिकल करने हैं दो, जस्ट वो ये इन्फोर्समेंट है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। अगर 2D सिस्टम हो, 2D सिस्टम, तो उसमें जिसमें हमने पहले बात की थी, ये नाउ कमिंग फुल सर्कल, 2D सिस्टम में थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम स्केलर इक्वेशंस यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, नॉट कि वो गलत या सही की बात है, आप इसमें भी वेक्टर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें शायद इतना पे बैक नहीं करता। वेक्टर एनालिसिस इज़ वेरी गुड फॉर 3D प्रॉब्लम्स, बट फॉर 2D प्रॉब्लम्स नॉट सो गुड, मतलब उसमें मेहनत ज़्यादा है, उसका रिटर्न कम है। अगर इस तरह की कोई, अभी जो आपने देखा था वो 3D केस था, राइट। अब ये उसकी 2D मैनिफेस्टेशन है। अगर लोडिंग और ज्योमेट्री सारी 2D प्लेन में होगी तो वो 2D प्रॉब्लम है, विच इज गिवन हियर। इसमें जब अगर सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अगर ये यार आप कट कर देंगे तो जस्ट एक मिनट, ओके, इसको अगर आप कट करते हैं ऐसे तो वही वाली बात, centroid we choose as the point on which we want the resultants। जाहिर है इन F2 और F1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट्स आने चाहिए। उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल फोर्स होगी, जो इसके पैरेलल यानी कि इन प्लेन होगा वो शियर फोर्स होगी, और इसके इसमें कोई टॉर्जन नहीं होती, ये बेंडिंग मोमेंट ही आएगा ये चीज़, क्योंकि व्हाट इफेक्ट दिस हैज़ इज, जब इस तरह करेंगे तो इसमें इस तरह करके बेंडिंग आएगी। वैसे भी आप सोचें अगर टॉर्जन आया तो टॉर्जन तो इसको आउट ऑफ प्लेन ले आएगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये 2D प्रॉब्लम है। इसमें हम जब इसको हमें सॉल्व करना होगा ना, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स वो आपने किए हुए हैं, सिंपल, यू हैव 3 इक्वेशंस, वैसे 6 है ना टोटल 2D में, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0, ये एक्स और वाई, समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इन द एक्स वाई प्लेन 0, बस ये 3 इक्वेशन, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यानी 3D में जहां 6 कंपोनेंट्स होंगे तो यहां आप चाहें, ये जो हमने ये जो किया था ये वाला, तो इसमें आप चाहें तो 6 स्केलर इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, विच आई वोंट रेकमेंड। इंस्टेड वी शुड यूज सिंपली 2 वेक्टर इक्वेशंस। ये जो बोल्ड फेस में मैंने लिखा है ना, तो ये वेक्टर है, मीन इसके अंदर 3 स्केलर मौजूद हैं, इसके अंदर 3 स्केलर m के अंदर मौजूद हैं। इसको हैंड में लिखने का तरीका ये है कि या तो बोल्ड में लिखा जाए या ऊपर एरो लगा दिया तो ये फिर वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल रेकमेंड, ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग 6 स्केलर इक्वेशंस आल्सो, उससे भी आपको रिजल्टेंट्स निकल आएंगे, बट यहाँ मैं रेकमेंड करूंगा वेक्टर इक्वेशंस। लेकिन जैसे 2D प्रॉब्लम ये है, इसमें आप स्केलर इक्वेशंस यूज करके कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक हो गया। एंड नाउ विच ब्रिंग्स अस टू आर 2 प्रॉब्लम्स। मैं ये 2D एनालिसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं करा रहा आपको, अभी मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो हुई आपसे बात करके, यू आर वेरी गुड इन स्टैटिक्स, आपको पता है क्या होता है, ये सब चीज़ें कोई अजनबी चीज़ें नहीं है, आज सारा कुछ रिवाइज किया हमने, सो यू विल बी एबल टू डू 2D प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। इससे बात भी हमने करना भी है, इसके बाद सारे प्रॉब्लम हमने करने ही है, तो वो रिवीजन वहाँ भी हो जाएगी, बट द थिंग इज जस्ट टू गेट आर सिस्टम रनिंग, इसको थोड़ा सा 3D प्रॉब्लम 1-2 कर लेते हैं ताकि
हमें कोई प्रॉब्लम इशू इस तरह का ना बाद में बने। ठीक हो गया, चलिए जी, लेट्स टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये तो सिंपल एप्लीकेशन है इन इक्वेशंस की जो भी हमने देखी है, और जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें भी तकरीबन एप्लीकेशन ही है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट हम बनाएंगे, बट दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। ये आपका प्रॉब्लम आ गया। अब अगेन इट हैज एट दिस पॉइंट इट हैज नथिंग टू डू विद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, अभी ये स्टैटिक्स तक ही है। ठीक है, याद कीजिएगा, वो आपके दिमाग में ट्रांजिशन रहनी चाहिए हमेशा, ऑलवेज। ये वो सिचुएशन है जो लोडिंग वाली होती है, इसको फिर हम कहीं से भी काट सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर तो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होंगी ना, अल्टीमेटली तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, बट हम इधर से इधर नहीं जाते, हम यहाँ से जाते हैं, इधर ही कट लगाएंगे जहाँ हम इंटरेस्टेड हैं, और हम पहले रिएक्शन मोमेंट और रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। ये स्टैटिक्स है। वंस वी हैव दिस कवर्ड, फिर इस ये जो रिजल्टेंट्स हैं, रिएक्शन के रिजल्टेंट्स हैं, इनकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल लोडिंग क्या है, क्योंकि यहाँ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम चाहते हैं कि लोडिंग की डिटेल्स भी हमें पता चले वो क्या है। ये हम नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स का काम है। आज हम सिर्फ यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसमें अभी तक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स एज सच इन्वॉल्व ही नहीं है, राइट। नाउ द क्वेश्चन सेज, दिस इज अ साइन बोर्ड, या आप अभी आप बाहर निकले तो आपको इस तरह के बहुत सारे साइन बोर्ड मिल जाएंगे। डिटरमिन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग। रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग कौन सी है? एम आर एफ आर, यही जो अभी बनाई है राइट हैंड साइड पे, एम आर एफ आर ऑन द क्रॉस सेक्शन थ्रू पॉइंट बी ऑफ द साइन पोस्ट। क्रॉस सेक्शन थ्रू पॉइंट बी, यानी बेसिकली आपने क्रॉस सेक्शन पॉइंट बी से काटना है ऐसे, और जब काटेंगे पॉइंट बी पे ऐसे क्रॉस सेक्शन लाइट से आपने काट दिया, हमने मालूम बी, ये बी देखने में ऐसे लग रहा है सरफेस पे नहीं, हमने सेंट्रॉइड पे ही मालूम करना है, बस ये बात ध्यान में रखिए। जब भी हमने पहले भी आपसे बात की, I can calculate this resultant of force and couple anywhere on that section. एक section बता दिया ना हमने of interest, that section can be anywhere, but once I select the section, तो मैं उस section के अंदर, ये इस section में तो infinite points है ना, I can take any point और उस पर मैं एक reaction force, resultant force और resultant couple calculate कर सकता हूँ। but ये हमारी convention रहेगी, we are always going to calculated at the center, तो इसलिए B को सरफेस पे, बेशक आपको फिगर में सरफेस पे नजर आ रहा है, it has nothing to do with the surface, हमें B से उसने एक सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए पॉइंट दिया, उसके बाद हमने उसके सेंट्रॉइड पे ही करना। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा थ्रू आउट द कोर्स, दिस इज कॉमन, सेंट्रॉइड पे होगा हर सेक्शन। ठीक है, the post is fixed to the ground and a uniform pressure of 500 Newton per square meter acts perpendicular to the face of the sign। ये देखें ना, ये हवा चल रही है तो ये इस पे लग रहा है, राइट, तो ये हमने करना है। ठीक हो गया, चलें लेट्स डू इट। ये करते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, देन दैट्स इट। चलिए ये ज़रा उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये इसको भी ज़रा इधर ले आते हैं, बिकॉज इसमें से जो काम की चीज़ तो वो हमने पढ़ ली है। अरे ये क्या हुआ? चल, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये आ गया हमारे पास। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम, ऑलवेज 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 एवरी क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा डायग्राम होता है? जिसमें हम बॉडी ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेते हैं। इट कुड बी द होल बॉडी, मैं चाहता था मैं यहाँ बेस से निकाल लेता इसको, जैसे कि कैंटिलीवर बीम को किया था, बट यहाँ पे चूंकि वो कह रहे हैं कि सेक्शन बी इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस, तो सेक्शन बी पे कट लगा देते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अब सेक्शन बी, ये जो जहाँ पे बी है वहाँ पे सेक्शन, ये जी हमने कट लगा, ये बेसिकली कट लग गया ना। ऐसे करना इसके सेंट्रॉइड पे ही मालूम है, ये भी जेम में होना चाहिए आपको, सेंट्रॉइड पे। ठीक है ना, अच्छा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्यों वैलिड है इस पार्ट पे भी? बिकॉज इक्विलिब्रियम, इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम,
इट मीन्स कि एवरी पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स इसको थोड़ा सा जरा गौर से देखिएगा इस बात को कि एक सेक्शन काट के मैं ऊपर वाला हिस्सा भी रिटेन कर सकता हूँ और मैं नीचे वाला हिस्सा भी, ये भी तो बी है, दिस इज ऑल्सो इक्वल बी। इसमें बी की रिश्तेदारी कोई ऊपर वाले के साथ तो नहीं है ना, दोनों व्हेन यू कट समथिंग उसके दोनों हिस्से एक ही है ना बेसिकली। तो ये देखिए, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इस पूरी बॉडी पे भी वैलिड है, ऊपर वाले सेक्शन पे भी वैलिड है, इस पे भी। अगर ये बल्कि ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो पूरी बॉडी लेफ्ट पे कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकती है? सो आई हैव दिस लिबर्टी टू अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऑन एनी पार्ट ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, मेरे लिए ज्यादा सूटेबल इस ऊपर वाली पे अप्लाई करना क्यों है वाला? एनीबॉडी यहाँ मैं क्यों अप्लाई करूँ तो ज्यादा सूटेबल है? सूटेबल मीन्स ईजी है, अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हियर आल्सो। उसने मुझे कहा सेक्शन बी पे रिजल्टेंट फोर्सेस मालूम कर, तो मैं ये वाले पे भी कर सकता हूँ। क्यों इस पे करूंगा? थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगी। एनीबॉडी? सर एक फोर्स दी हुई हमें। हाँ, सारी फोर्सेस जो है ना वो ऊपर वाले पे गिवन है। जी तो अब नीचे वाले को फोर्सेस देने के लिए पहले मुझे इसकी ग्राउंड पे, पहले पूरी बॉडी को लेके ग्राउंड पे फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, रिएक्शन फोर्सेस, जैसे कैंटिलीवर बीम को अलग किया। वंस आई हैव दोस, फिर मैं आराम से इसको अप्लाई करूंगा तो एक रिजल्ट आएगा। सो ऑलवेज गुड। इसकी मैं एनालॉजी आपको देता हूँ। एनालॉजी ये देखिए, ये फोर्स है और मुझे इस सेक्शन पे इंटरेस्ट है। तो एक तरीका तो ये है कि ये फोर्स लग रही है तो इसको और इसको कैलकुलेट कर लूँ, ये तो हो जाएगी इक्वेशन लगाने से। दूसरा ये है कि मैं इसको भी तो आइसोलेट कर सकता हूँ, इधर वाले को। इधर की जो फोर्सेस आएंगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? सिर्फ इतना होगा कि ये ऐसे होगी और ये ऐसे होगी, क्योंकि इसने आपस में भी बैलेंस करना है। बट द थिंग इज, यहाँ कौन सी फोर्सेस लग रही हैं मुझे पता ही नहीं है, ये अभी मुझे पता ही नहीं है। सो व्हाट आई हैव टू डू इन दिस केस इज फर्स्ट मेक दिस डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, और पहले मैं ये और ये तो कैलकुलेट करूं इसके थ्रू। जब वंस आई गेट दीज आर नोन, देन आई ब्रिंग देम हियर, और फिर ये भी कैलकुलेट करूं। तो ये दो स्टेप्स में करना पड़ेगा। इसी तरह मुझे पहले ये जो ग्राउंड इसको क्या फोर्सेस दे रहा है वो देना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट हियर, बट हियर आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बिकॉज यहाँ पे सारी फोर्सेस तो यहाँ लग रही हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? क्लियर है ना ये बात? बस ये एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहता था। बाकी इसको एक्चुअली सॉल्व करना कोई मुश्किल काम एज सच नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट बी है, इस पर अगर आप कन्वेंशन, ये एक्स है, ये वाई, ये गिवन ही है हमें, एक्स वाई जेड, इसमें बस ज़हन में रखेगा एक्स वाई जेड, यू कैन चूज एनी थ्री। वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, नंबर वन, एक्स से राइट हैंड लें, राइट हैंड से एक्स से वाई की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो जेड जो है वो थंब की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक हो क्या? मेक श्योर कि एक्स वाई जेड राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करता हो, यानी अपनी उंगलियों को, चार उंगलियां जो हैं उनको कर्ल करें फ्रॉम एक्स टू वाई, तो जो आपका अंगूठा है वो जेड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो योर सिस्टम इज राइट हैंड सिस्टम। अब इसको फॉलो करते हुए बेशक आप एक्स को वाई कर दें, वाई को जो मर्जी कर दें, बट इसको चेंज मत कीजिए, ठीक है? इसको फॉलो करना है, राइट? अच्छा, ये है तो जाहिर है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिएक्शन पैदा हो सकते हैं? इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिएक्शन पैदा हो सकते हैं हमें नहीं पता, सब पैदा होंगे, बट एक फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, और इसको अगर आप बी कह दें, फोर्स बी इन द एक्स डायरेक्शन कह दें, क्योंकि हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, और फोर्स बी इन द जेड डायरेक्शन। इसी तरह ब्लू में मोमेंट बी अबाउट एक्स एक्सिस, ये अब इन द एक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये अबाउट एक्स एक्सिस होता है। मोमेंट बी अबाउट वाई एक्सिस और मोमेंट बी अबाउट जेड एक्सिस। ये मैक्सिमम 6 हो सकती है ना, तो हम इसको वेक्टर एनालिसिस से करेंगे। वेक्टर एनालिसिस क्या कहता है? दो इक्वेशंस हैं, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू, ये मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ तो ऐसे, वरना अगर ऐसे लिखें तो फिर भी एक ही बात है, जब मैं एरो लगा दूंगा तो ये फिर वेक्टर इक्वेशन, राइट? तो पहले आप फोर्स इक्वेशन लिख लें।
फोर्स इक्वेशन तो बहुत सिंपल है। उससे पहले आपको जरा थोड़ी सी फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसमें फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? 500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, राइट। ये है, आज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस की बात की थी। तो टोटल न्यूटन में ये कितनी हो जाएंगी? 500 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है? 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7500 न्यूटन या 7.5 किलो न्यूटन, राइट। ठीक है ना, समझ गया ना? ये इस तरह करते हैं। ये न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर है, तो इसको स्क्वायर मिलीमीटर एरिया से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन में आपके पास आंसर आ जाएगा, उसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कि ये फोर्स कहाँ लगेगी? सेंट्रॉइड पे, इस पूरे के सेंट्रॉइड पे लगेगी क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सेंट्रॉइड अगर आप नोट करें, जेड एक्सिस अगर ये आ रहा है, ये जेड एक्सिस आ रहा है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसका सेंट्रॉइड अगर आप ये मैं सॉरी ये डायगोनल में बनाऊं तो ये सेंट्रॉइड इसका यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जेड होगा। ये बात सही है ना? क्लियर है ना ये बात? सेंट्रॉइड इधर होगा, विच इज, अगर ये लेट्स से ये पोल ऐसे होता और ये 2.5 इस तरफ होता और 2.5 इस तरफ होता, फिर तो ये बिल्कुल सेंटर में लगता। हो क्या रहा है? ये 2 है और ये 3, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में पोल से थोड़ा सा ये खिसका हुआ है इस साइड पे, तो इसका सेंट्रॉइड फिर थोड़ा इधर होगा ना, और वो किधर होगा? 0.5 में पे। ठीक है, ये हमने यहाँ बनाया। अच्छा, ये तो एक बात होगी, ये ज़हन में रखिएगा कि इसका जो ये जो लग रहा है, ये इसका z से डिफरेंस 0.5 मीटर, ये ज़हन में एक बात रखिएगा। दूसरी बात, ये 7.5 किलो न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बताइए? x में लग रही है, y में लग रही है, z में लग रही है, किस में लग रही है? x में लग रही है, माइनस x में, x माइनस x, यस यस। तो इसको मुझे कहना क्या चाहिए? -7.5 i कौन सा होता है? x डायरेक्शन, i j के याद है ना आपको? सो summation of force is simply nothing but fbxi fby j plus fbz k, ये तो f है ना, fb, यहाँ पे क्या लग रहा है? fb के कंपोनेंट्स क्या हैं? fbx, fby, fbz, राइट। ये माइनस, और फोर्स कौन सी है जो अभी हमने मालूम की? 7.5 इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्स इक्वेशन, बस इतनी सी इक्वेशन, दैट्स ऑल वी हैव हियर। यानी एक तो बी सेक्शन पे जो फोर्सेस लग रही है 1 1 fbx, fby, fbz, हमें नहीं पता क्या है, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो 7.5 आई है। ठीक है, अच्छा अब इसको जब रीराइट करेंगे तो क्या आ जाएगा? fpx i प्लस fby j प्लस fbz k इज इक्वल टू 7.5 आई, और लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि fpx इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन और fby इज इक्वल टू fbz इज इक्वल टू 0। जाहिर है वो उनके राइट, और ये फिजिकल, ये हमने वैसे तो वेक्टर एनालिसिस से किया, लेकिन फिजिकली भी नजर आ रहा है। जब कोई फोर्स सवाए आई डायरेक्शन के या एक्स डायरेक्शन के कोई फोर्स लग ही नहीं रही तो उसका रिएक्शन भी नहीं आएगा, जाहिर है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, राइट। आपने 3D में इसी इक्वेशन को फॉलो करना, मतलब यू कैन डू इट फिजिकली आल्सो, कि या लग रही फोर्स कि नहीं लग रही, उस बेस पे भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉलो द मैथमेटिक्स जिस तरह हमने की, खुद ब खुद आंसर ठीक आएगा। तो 2D में यस इट मेक सेंस कि आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली देख के कर लें, 3D को जस्ट यूज मैथमेटिक्स, राइट। अच्छा अब आ गई दूसरी इक्वेशन, व्हाट अबाउट मोमेंट। देखिए ना, इसमें हमें ये इससे साबित ये हुआ कि इसकी वैल्यू तो मिल गई हमें, ये दोनों 0 है बेसिकली, क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि 6 के 6 कंपोनेंट होंगे, राइट। अच्छा अब आप आ जाएं, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर मैं करता हूँ ताकि हमें ये नजर आता रहे। व्हाट अबाउट, इक्वेशन दो ही हैं,
इधर हम b लिख देते हैं, एट एनी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा इसका ये है कि आप MBX I वही इस तरह MB, हमें नहीं इनमें से पता कौन सा कोई वैल्यू होगी, कौन सी की वैल्यू नहीं होगी, कुछ जीरो हो जाएंगे, बट हम ये लिखेंगे ना, पॉसिबल तो है, ये हमने 3 लिखे थे। अच्छा, प्लस IJK, और ये अब याद करेंगे RX RY RZ FX FY FZ, ये मैं बता देता हूँ क्या है। ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से आपने लेना होता है मोमेंट, जिस पॉइंट पे वो बी पॉइंट है, वहां से शुरू कर, ये ओरिजिन होगा हमारा, यहाँ से शुरू करके जो लोड लग रहा है हमने इस लोड तक वेक्टर, इसके RX RY RZ कंपोनेंट्स लिए। याद रखिएगा, फोर्स से पॉइंट की तरफ नहीं जाना, पॉइंट से फोर्स की तरफ जाना, ये भी आपको याद है बात, ठीक है। और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये बेसिकली इक्वेशन है, राइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले 3 तो वैसे ही आ जाएंगे, प्लस इनको तो हमने मालूम करना ना, ये तो अभी पता चल जाएगा इनमें से कौन से नॉन जीरो हैं, कौन से जीरो हैं, वो तो आ जाएगा। असल बात ये आगे वाले की, लोड तो एक ही लग रहा है एज सच, प्लस ये IJK तो खैर आएगा ही। RX RY RZ के बारे में क्या ख्याल है? RX X डायरेक्शन में तो एज सच 0, J डायरेक्शन -0.5, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले फैसला किया था, याद करें कि ये डिस्प्लेस्ड है लेफ्ट साइड पे, ये 0.5, ये डिस्प्लेस्ड है 0.5, और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है। और जहां तक z कंपाउंड का ताल्लुक है, यहां से शुरू करें तो ये 6 और फिर ये 3 का हाफ 1.5 7.5, राइट। तो बेसिकली जो इसका रिएक्शन, ये आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, 0 -0.5 और 7.5। अच्छा, और फोर्स तो अभी हमने कैलकुलेट की थी, -7.5 थी, टुवर्ड्स द -x डायरेक्शन थी, इसलिए माइनस आएगा, और कोई और इसका कंपोनेंट नहीं है, इसको 0 के बराबर है, ठीक है। इसको आपको खोलना आता है, फॉर एग्जांपल इसको जब खोलूंगा मैं तो ये I ऐसे रख के, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 -0 -j, इसको ऐसे आइसोलेट करते हैं, फिर आप कहते हैं दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7.5 × 7.5, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये आपको मतलब, ये हमारा मकसद यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का सीखना नहीं है, वो आपको आता है, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो यू विल फाइंड आउट, अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आएगी ना, वो आ जाएगी -56.25 किलो न्यूटन मीटर, J -3.75 किलो न्यूटन मीटर K, प्लस बाकी तो वही है MBXI प्लस MBYJ प्लस MBZK इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो गया। आपको रीअरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चूंकि यहाँ J भी है, ये भी J है, यहाँ K भी है, ये भी K है, लेकिन I के साथ कुछ नहीं है, तो MB जो I है वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली MBX जो है वो 0 है, MBY will turn out to be 56.25 किलो न्यूटन मीटर, और MBZ will turn out to be 3.75 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, अब आप ज़हन में रखिएगा वायर, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैं लास्ट टाइम भी कहा था, एवरीथिंग वी हैव टू फिजिकली इंटरप्रेट, ठीक हो गया। MBX 0 आ रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है मोमेंट, J आ रहा है, यानी कि Y और Z दोनों में है। आप खुद सोचें, अबाउट Y आना भी चाहिए, क्यों? जब ये फोर्स ऐसे लगेगी ना, तो ये ऐसे टिल्ट होने का, इसका ये जो टिल्ट है ना, ये अबाउट Y है, MY, आप नोट करें। इसी तरह चूंकि ये जो रिजल्टेंट लग रहा है ये थोड़ा सा हट के लग रहा है, Z से लेफ्ट साइड पे लग रहा है, तो ये इसमें ट्विस्टिंग भी ऐसे पैदा करेगा, ट्विस्टिंग। अगर ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा होता फिर कोई ट्विस्टिंग ना आती, लेकिन लग रहा है
तो mz भी आना चाहिए, वो आया है। लेकिन अबाउट x एक्सिस तो किसी किस्म का, अबाउट x एक्सिस का मतलब ये है कि ये ऐसे करके कोई तुक नहीं बनती जब तक कोई लोड ऐसा नहीं लगेगा, राइट। तो ये आपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन को जरूर साइड पे साइड बाय साइड चलाना है, अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये जो हमने किया इसमें भी कोई नई चीज हमने नहीं की, ये अभी कोई मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स शुरू नहीं हुआ। मैं जो बार बार जो स्ट्रेस कर रहा हूँ वो ये है कि ये स्टिल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स नहीं है, ये स्टैटिक्स ही की रिवीजन आप कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना, क्लियर है ना ये बात? Okay, just one more question and this is easier because this is a 2D problem. I told you मैं 2D नहीं कराऊंगा, इसका मकसद यहाँ 2D सिखाना नहीं है। जी जी बोलें सर। सिर्फ वो आप बता देंगे 0.5 की डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई है सिर्फ? हाँ मैं बिल्कुल बता देता हूँ, ये देखें, गुड। 0.5 की डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई कि मैं 3D में नहीं, मैं सिंपल 2D में आपको दिखा रहा हूँ। ये बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, और ये इसका वो जो पोल था, यहाँ बी है ना, ये बी है। अच्छा, तो हुआ ये है कि आप अगर डायमेंशन देखें तो बोर्ड के सेंटर, ये पोल के सेंटर से बोर्ड की लेफ्ट एज जो है 3 मीटर है और राइट एज जो है ना वो 2 मीटर है। सिमेट्रिक बोर्ड, ये नहीं है कि 2.5 मीटर इस तरफ है, थोड़ा सा एक तरफ से डिस्प्लेस हुआ, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एरिया पे फोर्स लग रही थी हवा की, ठीक है ना। तो इस पूरे एरिया पे फोर्स लग रही होगा तो जाहिर है वो ये जो भी डायमेंशन है ये 3 है, ये भी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एरिया इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको हम जब इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूटन में हमारे पास वैल्यू, वो तो ठीक है। लगनी कहाँ है, ये लगेगी तो इसके सेंट्रॉइड पे लगेगी ना, इस पूरे फट्टे के सेंट्रॉइड पे लगेगी। वो सेंट्रॉइड कहाँ है, इसको अगर आप इसको ऐसे करें तो ये थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा ना, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है z एक्सिस, और चूंकि ये 3 और ये 2 है तो इनका इसका जो सेंट्रॉइड ना वो यहाँ करके बनेगा 2.5 पे, 2.5। तो ये अब आपका y डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब है कि ये जो 0.5 है ना ये इन द माइनस y डायरेक्शन है, इसलिए ये y है। क्लियर है बात? अगर ये फट्टा बिल्कुल सिमेट्रिकली 2.5 लगा होता तो ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ना आती, फिर ये बिल्कुल y, ये जो z एक्सिस के ऊपर ही इसका सेंट्रॉइड आता है, ऐसे नहीं है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ आ रहा है। क्लियर है बात? और फिर टॉर्क कोई ना आता। मजे की बात देखिए, yes. हवा लग रही है, हवा की वजह से बेंडिंग तो फिर भी आएगी, अबाउट y एक्सिस तो बेंडिंग आएगी, लेकिन ये जो इसमें जो एक पोल के घूमने की जो सलाहियत है ना, जो घूमने की जो टेंडेंसी है वो तो आएगी ही तब जब एक साइड पे लगेगा लोड। अगर बिल्कुल सेंटर में लग जाएगा प्योर बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा। क्लियर नहीं बात? ये भी इंशाल्लाह और भी चीजें करेंगे तो ये बिल्कुल बड़ी आम सी बातें हैं, और अगेन इसमें मैकेनिक्स मटेरियल्स अभी कोई नहीं हमने। चलिए जी, अब ये वाला आ गया, इसके बारे में अभी मैंने कहा था कि मैं 2D नहीं कराऊंगा, अब ये 2D आ गया। मकसद 2D कराना नहीं है, वो तो बहुत सिंपल है। मकसद इसमें एक चीज़ और है जिसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, वो आप देख लीजिए। लिखा हुआ है कि फोर्ज स्टील क्लैंप एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 900 न्यूटन ऑन द वुडन प्लैंक। ये वुडन प्लैंक ये बीच में ये जो जिसको आप प्रेस कर रहे हैं, डिटरमिन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग एक्टिंग ऑन सेक्शन AA पासिंग थ्रू पॉइंट ए सेंट्रॉइड। अगेन सेंट्रॉइड वो बताए या ना बताए, मतलब वैसे तो हम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, लेकिन ये सेंट्रॉइड है, बस ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये करना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम की जरा अगर आप, जो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेक करने हैं उनमें से एक फ्री बॉडी डायग्राम है और एक ये है कि हम इस सेक्शन को देखें। ये ए सेक्शन एक टिल्ट के ऊपर है, 30 डिग्री के ऊपर टिल्ट हुआ है, ठीक है। हम आमतौर पे आदि किस चीज़ के हैं, हम सीधा कट करते हैं। अभी तक आप देखें वो सीधा था, बी भी सीधा किया था, हालांकि आप नोट करें वो सेक्शन पासिंग थ्रू बी उसने कहा था, तो सेक्शन पासिंग थ्रू बी कितने सेक्शन बी के थ्रू पास हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट सेक्शंस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट बी है, इस सेक्शन पासिंग थ्रू बी को करें तो वो ये भी सेक्शन पासिंग थ्रू बी है, ये भी सेक्शन पासिंग थ्रू बी है, ये भी सेक्शन पासिंग, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस। लेकिन हमने क्या किया था, वो पोल ऐसे जा रहा था तो हमने इसका परपेंडिकुलर कट किया था। आमतौर पे हम परपेंडिकुलर कट ही करते हैं, ये बात याद रखिएगा, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि आप कोई एंगुलर कट भी दे सकते हैं ना, गलत बात तो नहीं है। आगे चल के वो बात आ जाएगी कन्वीनियंस की कि हम इसको परपेंडिकुलर कट ही देना मुनासिब आमतौर पर होता है, बट एट दिस पॉइंट हम एक पॉइंट ये मेक करना चाहते हैं कि किसी भी एंगल पे कट किया जा सकता है। अच्छा, अब आप फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, ये वुडन प्लैंक पे ये फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा तो यही फ्री बॉडी डायग्राम है, मगर अगर मैंने
मेरी बॉडी ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो फ्री बॉडी डायग्राम फिर इस प्लैंक का तो नहीं बनेगा ना, वो तो फिर बनेगा इस क्लैंप का। ठीक है, तो अब इस इधर फोर्स ये ऐसे लग रही थी, तो इधर ये फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम पे हमेशा फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी लगती है, नॉट बाय द बॉडी। ये जो एफ गिवन है ये बाय द बॉडी, ये इस प्लैंक पे लग रही है फोर्स। इस बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है, वो प्लैंक, ये जो वुडन प्लैंक जो है वो बॉडी पे दे रहा है वो फोर्स, इसका इक्वल ऑपोजिट, इसका इक्वल ऑपोजिट ये होगा। ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस 30 डिग्री सेक्शन पे नहीं कट कर रहा, मैं इसको सीधा कट कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम में जो आम हमारे कॉमन सेंस भी यही कहती है कि हम इसको बजाय ए के कट करने के हम इसको बी पे कट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, बहुत सिंपल। इसमें नॉर्मल फोर्स एन कह देते हैं इसको, ठीक है। ये 900 न्यूटन है, ये याद रखिएगा। इसमें हमारे पास मैंने जिस तरह कहा था 2D प्रॉब्लम में हमेशा स्केलर इक्वेशंस ठीक रहती हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन भी एज सच इक्वेशन है तो सही, लेकिन इसकी वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन है ही नहीं। कॉस एक्स दिस इज वाई, तो एक्स डायरेक्शन फोर्स ही कोई नहीं है, 0 इक्वल टू 0 डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन। हाँ, अगली समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन 0, ये हमारे लिए बड़ी वैलिड है। वो हमें क्या इसमें हम करेंगे माइनस एन, क्योंकि ये डायरेक्ट डाउनवर्ड है, प्लस साइन के साथ 900, ये कोई अपवर्ड है, न्यूटन इज इक्वल टू 0। ये हमने इस इक्वेशन को अप्लाई किया, ये आप 2D तौर पे अप्लाई करो, ये मैं आई जे के यूज नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिवियल है। ठीक है, तो एन विल टर्न आउट टू बी 900 न्यूटन। ये बड़ा सिंपल, जाहिर है इसको बैलेंस जो करना। बट द थिंग इज ये भी 900 आ गया, ये भी 900 है, तो इनके दरमियान अब एक डिस्टेंस है 200 मिलीमीटर का डिस्टेंस आ गया इनके दरमियान। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक कपल बन गया ना, 900 दो लग रही हैं फोर्सेस, बट दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर अपार्ट 200 मिलीमीटर। इट मींस कि इसमें एक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको खुद देखे ना, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक ये टेंडेंसी क्रिएट करती है घूमने की। बेशक फोर्स बैलेंस है लेकिन घूमने की टेंडेंसी तो है। इसको रोकने के लिए एक ये एम आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ले लें, पॉइंट बी ही ले लें, ठीक है। तो एम बी, ये एम बी ये वाला, इसको हम बी कह देते हैं। एम बी ये तो आएगा, कितना आ रहा है हमें नहीं पता, ये कैलकुलेट करना। अब ये 900 न्यूटन फोर्स, इसको हम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो मोमेंट आर्म 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें हम चूंकि ये क्लॉकवाइज है, इसको हम माइनस कह देते हैं, क्लॉकवाइज। और ये जो 900 है ये प्लस है क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। 900 इंटू 200 मिलीमीटर यानी कि 0.2 मीटर्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। और इन अदर वर्ड्स एम बी इज इक्वल टू 180 न्यूटन मीटर्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अल्टीमेटली इस सवाल का जो अभी जो हमारा जवाब है अभी, यानी नॉट द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, जो हमारा जवाब है वो ये है कि इसका जो सेक्शन अगर हम बी काटें, नॉट ए 30 डिग्री पे काटा है, नहीं, अगर हम बी काटें जो कि परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये 900 आ रहा है ऐसे न्यूटन्स और ये आ रहा है 180 न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर, ठीक है। बट हमसे ये नहीं मांगा गया, हमसे ये क्वेश्चन इस तरह नहीं कराया गया। ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये एक जवाब है। हमें उसने कहा है कि कट लगाओ ऐसे, ये वाला कट 30 डिग्री पे करना सेंट्रॉइड पे ये। अब इसका नॉर्मल तो ये आएगा ना, और उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ए कह देते हैं, नॉर्मल एट ए, उसको हम एन बी अगर कहें तो, राइट। अब जाहिर है इसका नॉर्मल आएगा और इस पे इसका एक परपेंडिकुलर भी आना चाहिए। क्यों? अभी देखिए, ये इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यूं करेंगे तो ये 900 आ रहा, राइट। अच्छा, अब आप देखें यहां पर आप बस जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे पता टाइम हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी ये लोहा गर्म है। इधर आपने एक्स वाई एक्सिस को
कोऑर्डिनेट एक्सिस रखा हुआ था, यानी समेशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, ये सारा कुछ था ना। यहाँ पे आप ये काम करने से बेहतर ये है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका एक्स और वाई एक्सिस तो ये था, हमारा जो इंटरेस्ट का ये है ना, ये 30 डिग्री के ऊपर है, इसको हम लेट्स कॉल इट एक्स डैश और इसको भी हम वाई डैश कह दें। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डैश डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डैश डायरेक्शन, ये यूज करें तो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है ये ऐसे हैं, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो यूज एक्स एंड वाई, बट देन हमें इन फोर्सेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, इस आर्ट चॉइस, हम उसको भी कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है तो ये ऐसे आ जाएगा और इसको हम कह देते हैं 900 cos sin 30 cos 30 डिग्री और ये 900 sin 30। अब आप देखें आपने इनको x डैश और y डैश में कन्वर्ट कर दिया और ये x ये भी, अब जाहिर है इसको NA बैलेंस होगा 900 cos 30 के साथ। व्हाट अबाउट 900 sin 30, इसके साथ बैलेंस करने के लिए एक आपको यहाँ पे शेयर फोर्स भी आनी चाहिए, इसको हम VAA कह देते हैं। जाहिर है इस बार उसमें नहीं थी, देखिए उसमें शेयर फोर्स थी ही नहीं, क्यों, सीधा था, वो एक सीधी फोर्स लग रही थी, उसको बैलेंस कर रहा था। अब इस पे चूंकि शेयर फोर्स आ रही है तो इधर शेयर फोर्स भी बैलेंस करेगी, राइट। और देन वी हैव टू हैव दिस MAA आल्सो। तो अब बात जो इसमें जो I'll give this as a homework to you कि आपने इसको कैलकुलेट करना है कि VAA, MAA और NAA क्या आते हैं। हिंट क्या है, हिंट ये है कि ये वो आंसर नहीं होंगे जो VBB तो खैर 0 था, लेकिन NBB, MB वो डिफरेंट थे ना, यहाँ डिफरेंट आएंगे। तो मैं आपको इसका सिर्फ आंसर देता हूँ, लेकिन आपने सॉल्व खुद करके आना है, अगली बार हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। NAA की वैल्यू आती है 779 न्यूटन, VAA की वैल्यू आती है 450 न्यूटन और MAA की वैल्यू 180 न्यूटन मीटर ही आएगी, यानी ये सेम रहेगी। ये दोनों वैल्यूज चेंज हो गई, ये तो थी नहीं उसमें ये थी नहीं, ये थी लेकिन वो कुछ और वैल्यू थी, राइट। तो इसमें ये आप चेक करके आइएगा, इसमें हम डिस्कस भी करेंगे, अगली बार आपके आंसर को चेक करेंगे और कोई क्वेश्चन होगा वो भी लेंगे। पॉइंट यहाँ ये है कि योर रिजल्टेंट रिएक्शंस दे डिपेंड ऑन योर कट, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसको हम फिर कैसे आगे यूज करेंगे मैकेनिकल मटेरियल्स में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर लेक्चर।